बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अपना कैमरा बंद करते हैं। जो स्टूडेंट है ना वो प्लीज अपना कैमरा बंद करते हैं। माइक का सपोर्ट को ऊपर निकल गया। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपिंग सो कि आप लोगों को वॉइस क्लियर होगी जो घर बैठे सुन रहे हैं। और बच्चे काफी बच्चे यहाँ भी आए हैं। वो तो खैर बात सुन ही रहे हैं। आप लोग तो कामयाब भी आ जाएंगे जरा मैं नहीं है लाइन पे आता है। मैंने आपकी एक्सपीरियंस देखनी है। यू शुड हैव फॉलो माय ऑर्डर राइट। आई एम द पायलट ऑफ द क्लास। You have to just follow the circumstances. लाइफ में सभी कामयाब होते हैं। अच्छा ये इतना सारा मेंटल गाली सुना थोड़ा जो गालों में मैंने किया है क्या हमने उसको मैंने किया ही कि पहले अपना अपना पेज निकाल दें पहले वो कर दें। इन मेंटल नाम ये क्या गेम भी कर रहे हैं कैसे सर ये खत्म हो जाएगा ना। जी सर वही कर रहा हूँ वैसे ये नहीं अभी मेरे ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम है जो हमने कल मेंशन किया। बल्कि हमने कोशिश की है कि हमारे चारों टाइप्स ऑफ इनकम आ जाए एक सवाल के अंदर। क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आप यहाँ कनेक्ट करें। हाँ हो सकता है किसी बच्चे का इंटरनेट के इश्यूज हो। इंटरनेट लीड लीड को इशू है तो देखते हैं जरा फिर शुरू करेंगे कोई मसला नहीं है। आपकी जो बच्चे बैठे हैं वो अपने हैंड पे देखें हैंड पे ठीक है। यहाँ कनेक्ट मैंने भी इसी से किया माइक में ये माइक लगा हुआ है। इफ एनी इशू तो प्लीज आप ग्रुप में बात कर रहे हैं ग्रुप में आप टाइप कर दें। क्वेश्चन का सिलसिला यही होगा कि आप लोग हम यहाँ से आपको अनम्यूट नहीं करेंगे। आप लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चन टाइप करके भेज देंगे। तो जो यहाँ पे बैठे हैं मैं उनसे क्वेश्चन पूछ के वो जो आपने टाइप किया होगा सुन के आता हूँ। तो वो क्वेश्चन का आंसर मैं कर दूंगा। प्लीज लेट मी नो द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग द क्लास either the voice is clear or not. Please confirm. Voice not clear. वो उधर इशू हो सकता है नेट का यहाँ तो अभी हम फाइल चेक कर नहीं वो बारिश हो रहा है अभी चेक कर ले रहे हैं। वीडियो में चेक कीजिएगा प्लीज जी आप कनेक्ट करके बाहर आप खड़े हो जाइए। मैं वॉइस अभी चेक हो रही है अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा टेंशन ना ले। इसका मतलब है कि जो इशू है तो ऑन योर साइड हमारी साइड पे इशू नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यू भाई प्लीज कंफर्म करें। तो इससे आप ये वॉइस हम चेक कर रहे हैं।
प्लीज लेट मी नो द ऑल स्टूडेंट्स। हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल होमवर्क। हम सबसे पहले होमवर्क देखने लगे हैं। उम्मीद है कि बच्चों ने किया होगा। Based received Mr. Sir, tax year 2025, or resident status ultimate the resident, and the requirement of the question is calculation of tax income and tax liability। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि बच्चों की आपने हेडिंग ली है, इसके पैटर्न पर मिलते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत फर्क डालती है आपके मार्क्स के अंदर। तो अगर मल्टीपल हेड ऑफ इनकम का क्वेश्चन आएगा तो हर हेड ऑफ इनकम को आप अलग-अलग डिस्क्राइब करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बात स्टार्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल द इनकम फ्रॉम सैलरी। The basic salary received as per the question is 4 million, and in it the loan from the Bismillahirrahmanirrahim। हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। Hold on, please hold on। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक है जी भाई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सबसे पहले जी बेसिक सैलरी रिसीव 4 मिलियन। फिर भी अगर किसी को इश्यू होगा तो वो बता भी दे, और जी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। एंड द लोन फ्रॉम द एम्प्लॉयर इज 2 मिलियन at the rate of the benchmark rate is 10%, that is 2 lakh, and the interest at the rate of the 2% charged by the employer, that is 14,000। ये जीरो ज्यादा हो गई परसेंट। नेट फिगर टी लिखी गई है 1,60,000, 1,60,000। फिगर पीछे का भी ठीक करते हैं। ठीक है, ये इनर साइड पे फिगर पर गलत लिखी है, लेकिन फाइनल आंसर पे जो है फिगर बिल्कुल ठीक है। तो टोटल सैलरी का मंदी 4160,000। Then the income from property, building constructed with the help of the loan rented out। ये एक बात ध्यान में रहे कि जी हमने जो एम्प्लॉय से लोन लिया था बिल्डिंग उससे बनाई। सबसे पहले रेंट रिसीट 10 माह का था, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 मिलियन एट फुल रिसीट डिवाइड बाय 10 40,000, एंड प्रॉप टैक्स पेड बाय द टेनेंट 75,000। लेट आरसीडी आरसीडी बन गया 2,115,000, 2,115,000। सिक्योरिटी डिपॉजिट हम हमेशा क्लोजिंग लेते हैं। क्लोजिंग इज जितनी भी सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टैंड कर रही होती जून 30 को डिवाइड बाय द 10। और ये बात मैं पोस्ट का बता चुका हूँ। देन द रिपेयर अलाउंस 20%, इट्स कम टू 4,23,000। नाउ इंटरेस्ट, because this interest was used, this loan was used to construct that building। इसका मतलब हो गया जो मार्का को दे रहा है उसका एक्सपेंस अलग होना चाहिए, वो रिलेट करता है, रिलेटिव एक्सपेंस है। और एक्सपेंस यहाँ पे हम कितना लेंगे, हम 2 लाख लेंगे। तो क्यों 2 लाख लेंगे, इंटरेस्ट तो कम पे कर रहा है। इंटरेस्ट तो वो कम पे कर रहा है, इंटरेस्ट वो पे कर रहा है
हमारा 40,000, हमारा 40,000 इंटरेस्ट पे कर रहा है। लेकिन देखें उसका जो मार्केट बेंचमार्क रेट है जो कि उसकी इनकम में ऐड हो चुका है, इनकम में ऐड हो चुका है, इसलिए तो उसको इफेक्ट कितना पड़ गया, पूरे पूरे तरह का इफेक्ट पड़ गया। तो बेसिकली 4 लाख उसका जो है वो 2 लाख के हिसाब से जो इंटरेस्ट उसका बेंचमार्क रेट बनता है उसको हमने मल्टीप्लाई किया। उसका उसका 10% मार्कअप रेट था, जाहिर है मल्टीप्लाई 10/12, ठीक है जी। और आपका जो 2 लाख इंटरेस्ट 12 माह का था, लेकिन जो मेरी जो रेंटल इनकम थी वो कितने माह की थी, 10 माह की थी। तो मैं इंटरेस्ट पे कितने भी ले गया, 10 पे थे, ठीक है। क्योंकि ये लोन यूटिलाइज हुआ था पार्टी पार्टी कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग व्हिच वाज ग्रांटेड, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात समझिएगा, ये भी हो सकता था यहाँ सवाल में कि एम्प्लॉयर मार्कअप चार्ज कर रहा है 11%, एम्प्लॉयर मार्कअप चार्ज कर रहा है 11%, ठीक है होना था कि यहाँ कुछ नहीं ऐड होना था क्योंकि वो 10% से ज्यादा चार्ज कर रहा है, और फिर यहाँ प्लस ही होना था कि 11% के हिसाब से ही प्लस होना। बात समझ गए, ठीक है। ये शायद सैलरी में एक हेड था, इंटरेस्ट यूज लोन यूज, अगर आप सैलरी में जाएंगे तो सैलरी में हेड था लोन यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर मैं इसे बिजनेस करता इस लोन से तो ये मेरा एक्सपेंस कहाँ होना था, अगर मैं इससे कोई इनकम अदर सोर्स की कोई इनकम यूज करता तो ये इंटरेस्ट लगा होना था अगेंस्ट इनकम फ्रॉम पर्पस, because this interest is relatable to in generating the income। हम पढ़ के आए थे कि any expenditure which is revenue nature expenditure allowable, personal nature are not allowable, capital nature expenditure are not allowable, and any expenditure incurred for the purpose of earning of such income, any expenditure incurred for the purpose of earning of such income are the allowable expenditure। ये बात हम बड़ी क्लियरली पढ़ेंगे और बड़ी एक्सप्लिसिटली पढ़ेंगे फ्रॉम द इनकम फ्रॉम जब बिजनेस में जाए। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। आगे की फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट की नोट है जी। 12 माह का रेंट था जी 8 मिलियन मल्टीप्लाई कर 9.6 मिलियन। इसका स्कोर इसका कोई कलर नहीं है, यहाँ स्कोर 1/10 ऐड नहीं होना, वो सिर्फ कहाँ ऐड होता था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी को याद रखिएगा प्लॉट का भी ऐड नहीं होना, सिर्फ बिल्डिंग के लिए है। इसमें रिपेयर ऑफ भी नहीं आना, हाँ इसमें डेप्रिसिएशन आपको जो है वो अलाउ होनी है। और 96 जो है वो -37 दैट इज 5.8, ठीक है। लोअर सीट फ्रॉम फ्रंट टू क्रॉस चेक है, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। अगर कैश होता तो अदर सोर्स में और ऐड करते, प्रॉपर्टी गिफ्ट वाला बंदा है, प्रॉपर्टी गिफ्ट वाला बंदा से कुछ नहीं होना, ये कहाँ जाके ऐड होना, कैपिटल गेन में जाके, प्रॉपर्टी बाद में टिकी है। पहले हमने अदर सोर्स में डिस्क्लोज तो करना है उसको, पहले उसको अदर सोर्स में प्रॉपर्टी गिफ्ट वाला बंदा, अगर ये होता प्रॉपर्टी गिफ्ट वाला बंदा then it will be added in the income from other sources। क्यों ब्लड रिलेशन नहीं। अच्छा उसके बाद आ जाइए आप, उसके बाद एंटीक की कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन, सेल परचेज एंटीक 2 मिलियन, इसे परचेज किया था 1.2 मिलियन। और ये एनटीआर एंटीक वाला एनटीआर है, देन मशीन डैमेज हुई है, बिजनेस के लिए आ गई थी, लेकिन वो मशीन डैमेज होकर बिक गई तो वो कहाँ चलेगी, गेन में। अगर यही मशीन बिजनेस में यूज होकर बिकती तो फिर तो फ्रॉम बिजनेस में। सेम इन द केस इन द इंटेंजिबल, इनटेंजिबल इफ यूज फॉर द, जैसे बिजनेस यूज शुरू हो जाएगा किसी एसेट का
इसी इंटेंजिबल का उसने हर चीज में भी फ्रॉम बिजनेस में जाना है, उसमें भी कैपिटल गेन में नहीं है। तो मशीन चूंकि हमने राइट हंड्रेड कर दिए 73 के और परचेज कॉस्ट 50 मिलियन, 2 मिलियन will be added 2 plus 8 will be added in that 2.8 million। ऊपर एक इंक्रीज हो गई है जो फ्रंट से इंटरेस्ट हमने then देन आप अगर आए यहाँ पे ये ये चूंकि हमारा मशीन का जो था वो 9.6 3.6 5% रहता है, ये लाइन हमने लिस्ट की है। और लोन सील फ्रॉम द फ्रंट थ्रू क्रॉस चेक का कोई इफेक्ट नहीं था, प्रॉपर्टी गिफ्टेड बाय ब्रदर का कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन फ्रंट को लो दिया होता वहां से कोई इंटरेस्ट आ रहा है। और अगर पीछे पीछे अब आगे पीछे 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 से और अगर आप बैंकिंग को भी इंटरेस्ट आएगा तो कहा जाएगा सेपरेट जॉब, यहाँ पे बैंकिंग को भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो 5.7 प्लस 1.5.8 अब आगे आ जाइए इनको फ्रॉम कैपिटल गेन में एंड डी कर दी एंड डी सेल परसेज लेस कॉस्ट ऑफ लेस परचेज कॉस्ट। हमारे की तरह ही बेहतर हो रही बात खत्म भूल गया पुरानी कोरोना वाली बात को। अब मूव भी आ रही है। That machine damage insurance received less परचेज कॉस्ट और वो 2 मिलियन आ गया। और ये हमारा एनटीआर का बेसिकली क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। टोटल इनकम तीनों को हमने प्लस किया तो टोटल इनकम बन गई दैट इज 1425 equal 3। दिस वन इज द टोटल इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स ऑफ इनकम। यहाँ कितने हेड्स हैं हमारे? 4। सैलरी भी, प्रॉपर्टी भी और ये देखिए ये आपका सैलरी का टोटल है 416 और ये आपका प्लीज ये आपका हमारा इनकम फ्रॉम रेंटल का टोटल है, रेंटल इनकम का टोटल है दिस वन एंड दिस वन इज इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। इसमें हमारे दो हेड्स हैं 5.7 एंड 1 एंड देन इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन में हमने यहाँ पे सिर्फ एनटीआर ऐड किया और यहाँ भी हम सवाल में देखेंगे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी हम जो है वो सेपरेट ब्लॉक हमने छोड़ दिया है एंड टोटल इज 14285 किसी को क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे कर सकता है। मैं सवाल के एनटीआर की कैलकुलेशन जा रहा हूँ। लेस देन ज़कात, आपको पता है ज़कात डिडक्टेबल अलाउंस है तो 14235 this is the taxable income। then हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे and it will applicable the highest rate and it is non salaried highest rate and non salaried tax rate लगाए तो हमारा 5495900 की टैक्स पेएबल। सिर्फ अब इसमें एक चीज रह गई क्रेडिट फॉर द डोनेशन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, वो हमने कैलकुलेट किया। एक्चुअल अमाउंट 5 लाख थी और 30 कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम बड़ी ह्यूज अमाउंट बनती थी। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आप इसकी वर्किंग ना दें, इसकी वर्किंग आपको क्वेश्चन पेपर में देनी पड़ेगी। बेशक आपको 100% श्योर हो कि एक्चुअल अमाउंट इज लोअर, लेकिन आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा ताकि वो बच्चा आपको देख सके कि जी उसको कैलकुलेट पता है कि 20% और द यूनिटी मेथड से साथ जो निकलता है whichever is lower।
एंड 193 ये हमने कैलकुलेट की, तो हमने इसका टैक्स क्रेडिट दे दिया एंड दिस वन इज माय टैक्स पेएबल। फिर जितने मेरे टैक्स कटे थे वो सारे मैंने लेस किए। एम्प्लॉयर ने मेरा टैक्स काटा, टेनर ने मेरा टैक्स काटा, 236 के का टैक्स कटा। जब मैंने 7 की बात लिखवाई थी वहां से और मैंने बात करके कैपिटल एडजस्टेबल, कैपिटल एडजस्टेबल एडजस्टेबल का मतलब होता है कि आपने फाइनल टैक्स रेटी के केस आपने उसको लेस करना है। और मैं 236 का भी टैक्स लगवाया और वो सारे जमा किए, तो वो हमारा अब दूसरी तरफ आते हैं ताकि वो ऐड कर दे कि सेपरेट ब्लॉक और एसपी पे क्या अफेक्ट करता है। अब हम उस स्लाइड पे चलते हैं जी। सेपरेट ब्लॉक में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बेची तो वो फॉल कर रही थी जी होल्डिंग पीरियड के हिसाब से। होल्डिंग पीरियड था उसका मोर देन 1 ईयर एंड लेस देन 2 ईयर। 7 की बेची थी, 4.2 मिलियन उसकी कॉस्ट थी, नेट टैक्सेबल इनकम नेट गेन is gain 2.8 million and the tax rate is applicable 10%, tax rating will be 2%, tax rate कोई भी नहीं था and the tax payable is 2,80,000। ओपन प्लॉट हमने बेचा, उसका होल्डिंग पीरियड 2 to 3 years था और 8 मिलियन का प्लॉट था, उसकी वैल्यू 3.6 मिलियन थी, नेट बन गया 4.4 and rate again 10% and this is the tax payable। लिस्टेड सिक्योरिटीज में मैंने चीज आपको दी थी कि टोटल वैल्यू मैंने बताई थी शेयर्स की, लेकिन बेचे कम थे, तो यहाँ आपने पर शेयर वैल्यू निकाल दे। तो पर शेयर वैल्यू जो हमने पहले सेल प्रोसीड हमने बताई कि सेल 6,50,000 है। कॉस्ट क्योंकि बताई गई थी कि 500 शेयर की है, बेचे हमने 3,000 शेयर हैं, तो 3,000 शेयर की हमने उसकी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट की और फिर हमने उसका होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट किया, क्योंकि इस होल्डिंग जून 30 24 से पहले खरीदी थी। अगर ये बाद में खरीदी होती तो 15% स्टेट टैक्स लग जाना था। तो होल्डिंग पीरियड के हिसाब से 290,000 बन गया और टैक्स रेट 12.5% और वो इसका टैक्स पेएबल निकल आया। डिविडेंड तो नेट ऑफ टैक्स था, नेट ऑफ टैक्स का मतलब क्या हुआ है, टैक्स रेट हमने पहले उसको ग्रॉस अप किया 2 लाख, देन 15%, देन 30,000 उसका टैक्स कटा हुआ था और टैक्स पेएबल का डिविडेंड पे 0 आया। प्राइस बॉन्ड पे हमने तो नेट ऑफ टैक्स नहीं कहा था, हमने इसको ग्रॉस कहा था। प्रैक्टिकली वैसे मैं आपको बता दूं कि डिविडेंड प्राइस बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है और गवर्नमेंट टैक्स काट के ही प्राइस बॉन्ड पे आपको टैक्स मिलता है। लेकिन एक तो मेडिकल की प्रैक्टिस थी तो इसलिए मैंने एक का टैक्स रख लिया, एक का छोड़ दिया, 150,000 एंड इज पेएबल। प्रॉफिट टैक्स ये नेट ऑफ टैक्स था, 425,000 था, ये चूंकि बैंक प्रॉफिट था इसलिए इसने सेपरेट ब्लॉक में जाना था और ये बिलो 5 मिलियन, बिलो 5 मिलियन था तो अल्टीमेटली इसने सेपरेट ब्लॉक में रहना है और 75 को टैक्स इसका भी कर दिया। 3 मिनट कम 7 दी, ठीक है जी। 7 दी पे हमारी जो वैल्यू पड़ोसी वो थी 42 मिलियन और उसमें से एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जो इस साल खरीदी थी जिसके ऊपर 236 का टैक्स कुछ लगा था, उसके ऊपर 75 नहीं होता, तो हमने वो निकाल दिया और निकाल के हमने उसका पहले 5% कैलकुलेट किया और 5% का 1% अगर हम यहाँ से देखें उसमें 2 माइनस 6 36 आता है, तो मैंने इफेक्टिव रेट आपको बता दिया था कि 36 क्या है 1% होगी फेयर मार्केट वैल्यू। तो 36 मिलियन का 1% क्या बना 3,60,000 और ये इसका टैक्स, ये इसका ग्रॉस टैक्स था सेपरेट ब्लॉक का और ये इसका टैक्स बढ़ चुका था और ये इसका जो था बैलेंस पेएबल था। इस बैलेंस पेएबल को हमने पीछे निकल हमने ऐड कर दिया इनटू टोटल, ये टोटल था तो ये मेरा टोटल टैक्स पेएबल कैलकुलेट हो गया। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या जो बच्चे बैठे हैं मैं उससे आपका क्वेश्चन लेके और आपको जो है वो आपको आंसर भी कर देता हूँ। इसके बाद हम इसको आगे चलते हैं, पहले मैं यहाँ के बच्चे का सवाल ले लूँ जी।
बिल्कुल से चार्ज भी चार्ज होगा आगे इधर प्लीज पीछे इधर कितनी। हाँ जी बिल्कुल से चार्ज भी चार्ज होगा 10% चार्ज होगा एग्जैक्टली चार्ज। और इसका सोल्यूशन आपको एक जो अगर जीरो की मिस्टेक है तो इसके अभी आपको सेटअप करने के लिए फिर वीडियो हो गए तो वो आपको इस बार ठीक होके पड़ सकता है। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद इन्वेस्ट करने के बाद चार्ज होगा कि पहले चार्ज होगा। नहीं जी ये आपका जो टैक्स पेएबल है जो आपका टैक्स पेएबल है उसके ऊपर आपका चार्ज होगा टैक्स कलेक्शन बाद में जा सकता जब कुछ होगा एक सवाल है पहला तो ये है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे जो सेल की जो है उससे टैक्स डिडक्टेड टू लाख आना चाहिए या है आना चाहिए या 236 सी पे ये किया है और टैक्स लेवल की है। 236 सी सवाल जो आपने बच्चे लिखने दिया है एक बार याद रखिए 236 सी या 236 के is an adjustable tax against your normal tax liability। 236 सी का टैक्स और 236 के का टैक्स अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान आपसे कलेक्ट करती है अगर ये गलती करती है एक बार याद रखिएगा जो भी प्लॉट की सेल पर सेल होती है उस पर टैक्स कलेक्ट होता है और अगर आपका सवाल एलिजिबल है तो उसे नॉर्मल टैक्स अगेंस्ट लेस होना है और हमने दोनों किया भी है ये देखिए 236 ए का टैक्स है और 236 सी का टैक्स। The second question is कि जो 6 मिलियन की प्रॉपर्टी इसका खरीदी है वो उस पे प्लेंटी पड़ी है नहीं। जी बेटा आपने रिसेंट किया प्लीज अगर आप व्हाट्सएप पे करेंगे तो वो हाँ जी बिल्कुल पेनल्टी भी कैलकुलेट होगी बिल्कुल पेनल्टी भी कैलकुलेट होगी। और एक दूसरे कह रहे हैं कि सर वो लोन ऑन द प्राइस पर चेक करना पड़ेगा। जैसे परचेज की थ्रू कैश ये सवाल मुझे कैश का आपकी कुछ नहीं पड़ा बिकॉज़ दैट ड्यूरिंग द ईयर ऑफ रुपीस 6 मिलियन बीसी में थ्रू कैश देखा थ्रू कैश लिखा था मेरा था सॉरी हाँ जी थ्रू कैश लिखा था हाँ जी बिल्कुल पेनल्टी पड़ेगी बिल्कुल बिल्कुल पेनल्टी पड़ेगी। ये एक तो छोटी एडजस्टमेंट था आपको वो जीरो भी एडजस्ट हो जाता है और आपको सवाल जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी लोन फ्रॉम द फ्रेंड जो मिला था प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट उसका नहीं समझ आया उसका लोन फ्रॉम फ्रेंड देखते हैं थ्रू प्रोजेक्ट उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है बैंकिंग चैनल से आया है फ्रेंड से आया है और थ्रू क्रॉस चेक आया है तो लॉ ने टैक्स कब लगाया है थ्रू कैश लगाया है। इसका मतलब थ्रू क्रॉस चेक अलाउड है ये हमारी मार्केट का नॉर्म्स है। हर बंदे को किसी ना किसी को दोस्त अगर दोस्त से कोई आप बोल लेते हैं क्रॉस चेक ले लें थ्रू टेंशन ले लें आपने डिक्लेयर किया उसने भी डिक्लेयर किया है तो दिस इज नो टैक्स अफेक्ट ऑन दिस ट्रांजैक्शन और ये बड़ी कॉमनली हमारे यहाँ प्रैक्टिकली जब टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं हम उसमें भी ये बड़े कॉमनली यूज होता है नॉन प्रॉफिट। तो बहुत से लोग एडवाइस कर लेते हैं हमसे तो हमसे उनसे ये कहते हैं कि भाईजान आपने उसको थ्रू प्रॉफिट लेना है और आपने उसको जो है बकायदा आप भी डिक्लेयर करें आप डिक्लेयर करना ही करना है और जो आपका लोन आपको लोन दे रहा है वो भी अपनी प्रॉफिट डिक्लेयर ले जी। आगे चलते हैं जी अब हम आते हैं जी ये सवाल आपको जी रहते हैं छोटे छोटे इसमें कुछ चीजें हैं तो हीरो की हैं कुछ तो वो आपको आऊंगा। सबसे पहले जी एक और बात ऐड करता चलो कल हमने शाम को फील किया शाम को कल नोटिफिकेशन आया था जहाँ भी बच्चे बैठ सुन रहे हैं और थोड़ा सा मैं बच्चों आपको मैं चाहता हूँ कि जब आप हमारे कौन से जाए तो यू शुड बी यूजफुल सिटीजन ऑफ दिस आवर फिलहाल लैंड तो थोड़ी सिविक सेंस भी क्रिएट होनी चाहिए। And just we have received a notice and we have first show WhatsApp message sir what happened today सर अभी बता दें मुझे सर मैंने दोस्त पता नहीं एक ने कहा मैंने चिकवा जाना है किसी ने कहा मैंने गोटे जाना है किसी ने कहा मुझे कोई जाना है that we have to decide what for the 2 days ये चीजें अनफोर्सीन होती हैं तो हमें भी एट दैट डे जैसे नोटिफिकेशन आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने भी डिसाइड करा था कि हमने 2 दिन के लिए क्या हमने होल्ड करना है या हमने ये सारा सेटअप करना है तो देन चूंकि 3 दिन आगे ज़्यादा होता है और हमें पता है देखिए कि ये सेशन ऐसा है
कि यहाँ पे अब आपकी बड़ी ईद भी आनी है, आपकी मुहर्रम की छुट्टियां भी आनी है, और वो छुट्टियों में तो आप कॉलेज फोन कर ही नहीं सकते। यू शुड हैव टू ऑफ द कॉलेज। तो आपका समर कैंप तो वही की वही रहनी है, उसकी डेट तो चेंज नहीं होनी। तो प्लीज थोड़ा सा होल्ड ऑन किया करें कि लेट्स द मैनेजमेंट हैज डिसाइड कि व्हाट टू डू, एंड देन हमने गिवन आई थिंक सो के 20 मिनट डिसाइड किया, एंड आई रियली हैट्स ऑफ माय टू मैनेजमेंट, पिनू भाई, अलीजा साहब एंड ऑल द स्टाफ, कि हम रात को यहाँ से आपको शायद आखिरी मैसेज हम 1:15 आया, ठीक है जी। तो 6 बजे के मैं भी इधर था, मैं तकरीबन 10:30 के लोग से पूछ के लोग 11:45 बजे के, तो ये सारा सेटअप आई रियली हैड टू विद द मैनेजमेंट ऑफ द इस फैमिली की सारा सेटअप करके आपको करते। नेक्स्ट टीम अब चलते हैं जो कि हमारी बैटल गेम के ऊपर, इसमें हमारी छोटी छोटी बातें रहती हैं, हम पहले हम वो डिस्कस करेंगे। उसके लिए क्लीनर प्लेन पेज में दीजिए जरा प्लीज। अच्छा, इसमें आपको ना मैंने एक चीज दिखानी है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। अच्छा, शेयर में देखा के बाद दो तरह है, एक है जो हमारे लिस्टेड है और एक है हमारे जो प्राइवेट कंपनी है। लिस्टेड कंपनी के शेयर सेपरेट टैक्स regime है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, सेपरेट टैक्स regime करते हैं, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम करते हैं लिस्टेड कंपनी से। लिस्टेड कंपनी के शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू कहाँ से आती है जी? तो जी कहाँ से आएगी जी? यहाँ पे बच्चे बैठे कराएंगे, लिस्टेड कंपनी की शेयर थी, तो फेयर मार्केट कहाँ से मिल जाएगी? और शेयर वैल्यू इट्स वेरी, आपको स्टॉक एक्सचेंज से आपके जो है वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। अगला क्वेश्चन जो मेन बात है वो ये है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू कहाँ से मिलेगी? मैं जो बच्चे बैठे हैं उनसे पूछता हूँ कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एनी आइडिया? ये स्टॉक शेयर प्राइवेट कंपनी का स्टॉक जिसका चला है उसके लिए जरा बात समझिएगा। उसके लिए हम बोलते हैं जनाब उसको ब्रेकअप है, ब्रेकअप, ब्रेकअप वैल्यू शेयर वो कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखिए ये मैंने आपको बताया हुआ है कि हर कंपनी का कोई ना कोई पेड़ा कैपिटल, हम कोई एक कंपनी ले लें जिसका पेड़ा कैपिटल है जी 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो ये बन गया आपका 1 मिलियन, ये पेड़ा पेड़ा बन गया। तो इस कंपनी ने अगर कोई 4-5 साल काम किया है तो उसके यकीनन हम कहते हैं कि उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे, बाद लॉस भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमके अज्यूम कीजिए कि 3 मिलियन, तो टोटल आपकी जो इक्विटी है, ये टोटल इक्विटी कह लें, तो वो बन गई 4 मिलियन। अब ये 4 मिलियन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 मिलियन रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, फिर भी आंसर यही आएगा, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज, फिर भी आंसर यही आएगा। तो अब इसका हम
ब्रेकअप वैल्यू कैसे निकालेंगे? ब्रेकअप वैल्यू कैसे निकालेंगे शेयर्स की? ये शेयर्स क्या है? ये शेयर्स की फेस वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू है? ये वो पैसे जो कंपनी बनी थी, तो लोगों 3-4 लोगों ने मिलकर पैसे कंपनी में डाले थे और शेयर किसी में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ये मैं इसकी बाइफर्केशन आपको बता चुका हूँ कि किसी ने 1 लाख शेयर है, किसी ने 20 शेयर ले लिए, किसी ने 30 ले लिए, किसी ने 35 ले लिए, किसी ने 15,000 ले लिए। तो 1 लाख शेयर बन गए और शेयर की डिनोमिनेशन वैल्यू तय कर ली गई और वो 10 रुपए का या 100 रुपए का पर शेयर है, तो 1 मिलियन बन गया। कुछ देर कंपनी ने काम किया, कंपनी की ट्रेड हुई थी, वो 3 मिलियन थी। अब प्राइवेट कंपनी के जो हम निकालेंगे वो भी निकालेंगे जनाब टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी डिवाइड बाय टोटल इक्विटी कौन सी होती है? होगी 4 मिलियन। टोटल इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। तो यहाँ पे टोटल इक्विटी क्या है? 4 मिलियन है और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1 लाख है। तो हमारी ब्रेकअप क्या बन गई? हमारी ब्रेकअप बन गई 45 शेयर। तो प्राइवेट कंपनी की जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू या हमारी हम कहें ये ब्रेकअप वैल्यू इस तरह निकलते हैं कि कल को अगर जब प्राइवेट कंपनी के शेयर दिखते हैं तो ये उसकी सबसे पहले बैलेंस शीट बनवाई जाती है। क्यों? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स की सेल कहां फॉल करती है? कहां फॉल करती है? एनटीआर में। प्राइवेट कंपनी की शेयर्स की वैल्यू एनटीआर में फॉल करती है। ये नॉर्मल टैक्स रिजीम है। मैंने जो मेरे साहब ने निशान साहब तीनों ने कंपनी बनाई और बाद में मैं अपने शेयर बेचना चाहता हूँ, क्यों मैं कौन जी मैं अपने शेयर आशिर को बेचना चाहता हूँ, और क्या मैं 10 रुपए का शेयर बेच के निकल जाऊंगा? नहीं, मैं कहता हूँ मैं 12 रुपए का शेयर बेच देता हूँ, ये कोई बात नहीं। लेकिन टैक्स ऑफिसर क्या करता है? उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को असेस करने के लिए वो कहते हैं लेटेस्ट बैलेंस शीट आता है। बैलेंस शीट की बेस पे वो हमारी फेयर मार्केट वैल्यू असेस करता है कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू कहाँ से ली गई? दी गई स्टॉक एक्सचेंज से। और प्राइवेट कंपनी की कहाँ से ली गई? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट कहाँ से? टोटल इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। और उसको ब्रेकअप वैल्यू ऑफ द शेयर भी एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर इन व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं 2 मिनट होल्ड कर रहा हूँ। मैं 2 मिनट होल्ड कर रहा हूँ, कुछ सवाल है तो आप टाइप करके भेज दो। लिस्टेड शेयर्स की सेल क्या सवाल है? लीड के ऊपर द लिस्टेड शेयर की सेल ENCCL 0.5 वो भी पढ़ाना है, परसेंट ये भी पढ़ाना है, ये भी पढ़ाना है जी। अभी वैसे पहुंचा नहीं होती इस बार, ये सवाल भी आप होल्ड करते हैं। अभी इसमें छोटी छोटी गलती है, हम नहीं पढ़ाएंगे प्लीज। जब मैं अभी जब कहूंगा कि मेरे चैप्टर में कवर हो गया फिर आप कहिएगा, फिर आप चैप्टर में सवाल कीजिए। ये जो बेसलाइन की है ये मशीन बताइए। ये नॉलेज चलता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ले जी, आप उधर आइए चैप्टर पे ले जाओ। ये चैप्टर मैं को स्टार्ट पे आता हूँ जी। ये हम पढ़ चुके हैं, कैपिटल गेन डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, आगे ये कॉमन एग्जांपल दे चुके हैं, डिस्पोजल की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन हम पढ़ चुके हैं, और बाइफरकेशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स हम पढ़ चुके हैं। एक कौन सी सेपरेट ब्लॉक में है, कौन सी एनपीआर में है, सेपरेट ब्लॉक में फिर आगे इनपुट प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक में है, और दिस इज 43 सेपरेट ब्लॉक। आगे ये ना, आगे क्या करे, आगे चलिएगा।
हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपने याद रखनी है। ये नेक्स्ट आइएगा प्लीज। हाँ ये गिफ्ट वाला जो है ना, ये गिफ्ट वाला जो मैंने कल भी लिखवाया है, मेरा ख्याल अभी इसमें सवाल भी था कि जब ब्रदर ने जो जितनी खरीदी थी वो कॉस्ट ऑफ एस्ट्रोटोलॉजी के गिफ्ट रिसीव किया है। ये तकरीबन पिछली 2-3 टाइम्स में आपको ये वाली एडजस्टमेंट्स आई। ये तीन बार बार टेस्ट हुए। अब जनाब कुछ कैपिटल गेन हमारे एग्जाम फ्रॉम टैक्स हैं, ये कुछ कैपिटल गेन हमारे एग्जाम फ्रॉम टैक्स हैं, ये दो आज याद रखने हैं। अच्छा ये भी एग्जाम पर चला हुआ है। Can we write on the example of the capital gain then from tax as prescribed in the following? Exempt from tax का मतलब क्या है? ये ऐसा capital gain है, income tax में effective tax नहीं है। क्या हमने कोई और capital gain बड़ा जो exempt from tax है अभी तक? क्या हमने कोई और कैपिटल गेन बड़ा जो exempt from tax है? बिल्कुल हमने पढ़ा है जनाब। तो बहुत पुराना आप शीट वाला नहीं छोड़ दें आप अभी वो देखें, हमने जो 6 साल बाद पुरानी प्रॉपर्टी बेचे वो कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट है। सेकंड प्रॉपर्टी 4 साल बाद पुरानी बेची जो हमने 30 जून 24 से पहले खरीदी वो भी एग्जाम्प्ट है। फ्लैट हम बेचे वो भी अच्छा। तो भाई ना कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो तीन एग्जाम्पल वो भी अपनी जगह पे मौजूद है। अब ये मजीद कैपिटल गेन है जिस जो तो किसी को अच्छा वो तो कंडीशन के साथ टैक्स एग्जाम्प्ट है ना जी, वो टैक्सेबल भी है, एग्जाम्प्ट भी है, हायर रेट भी है, लोअर रेट भी है। लेकिन ये जो पढ़ रहे हैं ये आपकी कंप्लीट की तरफ है, यहाँ कोई होल्डिंग बात नहीं की गई। हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके मेंबर्स हैं, और जो उसके मेंबर्स हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी बकायदा मेंबरशिप राइट्स हैं। अब मेरे पास अगर उस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मेंबरशिप राइट्स हैं तो मैं आज अपना बिजनेस क्लोज करना चाहता हूँ तो उसका बकायदा लाइसेंस है। तो क्या जो मेंबरशिप राइट्स मैं आराम से कर बैठी हूँ नहीं, मैं मेंबरशिप राइट्स है मेरे पास, मैं किसी को बेच दूँ वो बकायदा मेंबरशिप राइट्स मैंने खरीदे हुए हैं। और अगर मैंने मेंबरशिप राइट 1 करोड़ का खरीदा हुआ है, आज मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने जनाब ये किसी को मैं उमर को एसेट्स को मेंबरशिप राइट बेच दिया 3 करोड़ का, और मैंने खरीदा कितने का था 1 करोड़ का, तो मुझे 2 करोड़ रुपए जो कैपिटल गेन होगा ट्रांसफर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप राइट वो दैट विल बी द exempt फ्रॉम टैक्स इन 5 क्योंकि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो उसके मेंबर्स हैं वो स्पेसिफिक हैं, ठीक है। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आप ही खेल सकते हैं, आपको ऑनलाइन हर चीज है, उसका पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, आप भी शेयर बिजनेस कर सकते हैं, आप भी वहाँ पे प्ले कर सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड है कंपनी है उसके उनके राइट्स हैं, उन्होंने राइट्स खरीदे हुए हैं, और वो उनमें जो निकलना चाहता है वो अपना शेयर बेच के निकलेगा, वो अपना जो राइट है वो बेच देगा, और बेचने पे जितना गेन होगा दैट विल बी exempt फ्रॉम टैक्स। दूसरी बात गवर्नमेंट ने दो कुछ इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए हुए हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वो बकायदा ये ऑर्डिनेंस लेके आए थे 1980 में, इसको ईपीजेड बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। आपका कराची में भी है, आपका हिसार में भी है, वो जोन जिसका यहाँ पे फीडबैक है ये तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन डिक्लेयर है, ठीक है। वहां भी उन्होंने क्या किया हुआ है कि पूरा एक एरिया डिफाइन किया हुआ है, और अंदर न्यूक्लियर फैक्ट्रीज वो इंस्टॉल्ड है, फैक्ट्रीज लगी हुई है। अब उसमें से मोस्टली फैक्ट्रीज जो है सारी की सारी एक्सपोर्ट करती हैं मतलब अदर कंट्रीज लाइक यूरोप इधर जहां जहां से बाहर मुल्क करती है। अब यहाँ जो कंपनी बनी हुई है तो उन कंपनी से कोई ना कोई शेयर होल्डर मौजूद है, तो हर कंपनी है तो शेयर होल्डर है। अब एक ऐसी कंपनी जो कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में है और मेरे पास उसके शेयर हैं, अब मैं वो शेयर बेचना चाहता हूँ, चाहे वहां कंपनी प्राइवेट है चाहे पब्लिक है, अगर मैं उसके शेयर बेचूंगा उन शेयर के ऊपर जो गेन हासिल होगा दैट विल बी exempt फ्रॉम टैक्स। कैपिटल गेन
on sale of share of industrial taking, of industrial taking, यानी कि वहां पे industrial taking होना जरूरी है, means manufacturer, जब लफज हम इंडस्ट्री की करते हैं तो वो मैन्युफैक्चर होना जरूरी है, ठीक है। वैसे भी जब जोड़ बनाया जाता है तो किसी को वहां पे क्रेडिट की जाती दी है, वहां पे कंपल्शन की जाती है कि नहीं जनाब आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है। सेकंड इन द आइडिया declared by the federal government with the zone within the of EPZ ordinance 19. तो यहाँ जितनी कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स हैं वो अगर इस समय के लिए एक EPZ है, एक्सपोर्ट प्रोसेस जोन डिक्लेयर किया गया है और उसके शेयर हम कितने हैं तो दैट विल बी द कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ शेयर either the company of private, either the company of public, will be gained totally them and irrespective of the holding period, irrespective of income खरीदते हैं उसका गेन पंचायत टैक्स करेगा। जी जनाब, I am holding for your question. जी ये वाले की क्राइटेरिया ये ब्रेकअप क्या है, ये ब्रेकअप क्या लिखा हुआ है? ब्रेकअप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू लिखा हुआ है ना, ब्रेकअप BREAK के ब्रेकअप वैल्यू का मतलब है टोटल इक्विटी डिवाइड बाय कितना। आप वाइस नोट भी कर सकते हैं जी, आप लोग वाइस नोट भी कर सकते हैं ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियरली हमें समझ आ जाए। बात का आप लोगों की टाइपिंग हमें समझ नहीं आती, आप जरा पीछे आइएगा प्लीज। अच्छा जहाँ आपने सभी एक चीज देखनी है जी एक्सपोर्ट नेशनल लोन वाली कंपनीज का कैपिटल गेन इफेक्ट है, अगर उसके ऊपर डिविडेंड रिसीव हो रहा है उसके ऊपर टैक्स होगा नहीं? बिल्कुल डिविडेंड होगा, टैक्स होगा, डिविडेंड होगा टैक्स। डिविडेंड की इनकम पे हमने वही पढ़ा जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वहां पे 3 रेट दिए गए जरा कुछ याद डिविडेंड के ऊपर 7.5% भी है, 15 भी है और 25 भी है। तो चीज को शेयर करेंगे नहीं परचेज और शेयर पे कोई टैक्स नहीं है, तो हम परचेज कर रहे हैं, परचेज और शेयर पे कोई टैक्स नहीं है। परचेज और शेयर में सिर्फ प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकली क्या परचेज और शेयर में सिर्फ एक बात पूछी जाती है, ऐसा कहां से है व्हाइट कैश। इवन मैं आपको एक चीज ऐड करना चलूं, बाद का पीछे कंपनी ने ऐसी स्कीम दी कि जनाब आपको आप फैक्ट्री लगाए, देखिए आम बंदा आज एक फैक्ट्री लगाया ना जी, तो उसके पास लैंड की व्हाइट कैश होना चाहिए। व्हाइट कैश अब आप समझते हैं बिल्डिंग बननी है, व्हाइट कैश आ रहा है, मशीनरी लगनी है, व्हाइट कैश भी होना चाहिए। पीछे तो गवर्नमेंट एमनेस्टी स्कीम देती है, उसको बोलते हैं एमनेस्टी स्कीम कि जनाब अगर आपने मुल्क में फैक्ट्री लगानी है तो हम आपसे नहीं पूछेंगे आप पैसा कहाँ से, और गवर्नमेंट पहले स्कीम था ना वो स्कीम, और लोगों ने ब्लैक एक्ट उसका देखे एमनेस्टी स्कीम कहने को तो वो कहते हैं कि चोरों को तो अफवाह है, लेकिन कुछ एमनेस्टी स्कीम बेटर होती है। इसकी बिना सेंस कि जी ब्लैक एंड निकला इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री लगी रोजगार मिला लोगों को, ठीक है जी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ स्टार्ट हुई। नंबर टू और फिर उसने इनकम टैक्स कंपनी देना, इस कंपनी सेल्स टैक्स देना, तो देखिए वहां से रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है। ये भी एक तरीका कार पीछे रहा, ये था जिस दिन इकट्ठी क्लास होगी तो स्कीम पे एक लेक्चर दूंगा, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी नेसेसिटी देख चुका। पहली स्कीम 94 में भी आई थी, देन मुशर्रफ के दौर में 2000 में आई, देन 2008 में आई, देन 2015 में आई, एंड देन 2018 में 2 स्कीम आई। रूल डी की गवर्नमेंट जाते जाते स्कीम ले गई, जब वो गवर्नमेंट जा रही थी, और उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट आई, पीडी गवर्नमेंट आई, उन्होंने कैसे आई तो उन्होंने स्कीम दी। आपको शायद याद होगा जब मोदी की जो गवर्नमेंट थी उसमें मकान अब्बासी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद जो हमारा जो था वो असद उमर खान मिनिस्टर था। तो चूंकि एक साल में 2 में स्कीम आ गई थी तो हम उसको कहते थे जी स्कीम कौन सी जी, मकान अब्बासी वाली या
असद उम्र वाले, तो हम उसको इस तरह हम याद क्योंकि एक साल में 2 स्कीम हमारे पहली दफा आई थी, वरना स्कीम आती थी 5 साल बाद। अब 2018 के बाद कोई प्लास्टिक स्कीम नहीं आई, क्योंकि बेसिकली एफर्ट ही अब बेकार के अब आपने कोई प्लास्टिक स्कीम दे दी, क्योंकि वो समझते हैं कि प्लास्टिक स्कीम देना चोरों को तोहफा देना है। एक बंदा मसल टैक्स देता आ रहा है, और प्लास्टिक स्कीम होता क्या है कि आप पिछले गुनाह माफ कर, अगर बहुत सादा अल्फाज में बात करूं तो जिन्होंने पीछे टैक्स नहीं किया, जिन्होंने पीछे डिक्लेयर नहीं किया, तो उनको तो ऑफर देना है। वो क्या निकालता एमनेस्टी 2018 के बाद आज तक एमनेस्टी स्कीम एक आई थी छोटी देर के लिए, लेकिन वो भी दरमियान में खत्म हो गई थी। अच्छी स्कीम आती है इंडस्ट्रियल के लिए स्कीम, अगर आज भी आ जाए तो बीइंग ए प्रोफेशनल को करने में समझ कोई हर्ज नहीं। अच्छा जी, आप आ जाइए पीछे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसमें जी आपने ना जिस तरफ एक बात याद रखनी, एक चीज से याद रखनी, मैं तुम्हें कहूँ तो आपको पूरा इतना करीब समय तो पढ़ लीजिएगा। ये इन्होंने ना ज़ाहिर है जब शेयर की सेल परचेज होती है ना जी, जो स्टॉक और शेयर का सिस्टम है ना जी, वहां अगर शेयर की सेल परचेज होती है तो टैक्स ऑटोमेटिक कट जाता है। जिस तरह बैंक प्रॉफिट वाले आपको टैक्स प्रॉफिट देते हैं ना, तो पहले आप क्रेडिट करते हैं 1.5 लाख रुपया, और फिर साथ ही आपको 15% ब्याज लगा देते हैं। इसका मतलब नेट आपको टैक्स कट के पैसे मिले, ठीक है। इस तरह जो आपके स्टॉक शेयर में सेल परचेज होती है तो वहां भी कैपिटल गेन नहीं होता है। अब जब वहां कैपिटल गेन नहीं होता तो वहां भी मोस्टली टैक्सेशन सिस्टम कर रहे हैं। पूरा आपका जो सिस्टम था वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, वो आपका हर चीज आपकी सिस्टम में। अच्छा, लेकिन प्राइवेट कंपनी में तो जाहिर है, प्राइवेट कंपनी में क्या है, आपस की बात है, मैंने कहा जी मैं अपने शेयर बेच दिए और मैंने खरीद लिए। अब वो शेयर्स की टाइटल किसके पास जाना है, और काम कैसे ट्रांसफर होगा, वो थ्रू एससीसीपी। एससीसीपी को इंटीमेट करना जरूरी है कि जनाब ये एक एक्सपर्ट प्राइवेट कंपनी थी, इसमें से मैं जो साहब को शानदार शेयर होल्डर थे, मैंने अपने शेयर को बेच दिए, अब तीसरा शेयर होल्डर की जगह पे उभरा है। ठीक है जी, अब जब मैं शेयर बेच रहा हूँ तो इसका मतलब है मुझे कैपिटल गेन होना है। ठीक है, मुझे पेमेंट किसने करनी है, उम्र ने। ठीक है, अब ये उम्र की ड्यूटी लगी कि जनाब आपने 10% ऑफ दी 10% of the 10% of the fair market value of the shares at the time of the payment. At the time of the payment. अब वही बात, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि फेयर मार्केट में बातें लेंगे, वही प्राइवेट कंपनी के लिए ब्रेक ऑफ है। तो इस 10% टैक्स उमर जब मुझे पेमेंट करेगा तो 10% टैक्स काट के मुझे फिर पेमेंट करेगा। और टैक्स अगर मेरी प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी के शेयर जो है वो कहाँ पे साथ होते हैं, एनटीआर के साथ होते हैं, तो मेरा जो पेमेंट टैक्स कटेगा एडजस्टेबल। आंसर इज यस और नो, यस, वो टैक्स मेरा एडजस्टेबल होगा। आगे उसने प्रोसीजर का पूछा हुआ है, फिर एक बात और ऐड की है, the person acquiring capital assets being the share। अब यहाँ पे सिर्फ किसकी बात हो रही है, कैपिटल एसेट तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ से किसकी बात हो रही है, शेयर होल्डर कंपनी अदर देन द लिस्टेड कंपनी सेपरेट टू द नेशनल बिल्डिंग कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड एनसीसीपीएल, जिसके तहत सॉफ्टवेयर है, वहां जो लिस्टेड के शेयर्स की सेल परचेज है वहां पे टैक्स आपको ऑटोमेटिकली गेट हो जाता है। ये कह रहा है अदर देन, वहां से टैक्स नहीं कटेंगे। तो इस सिस्टम के अलावा जो जो भी ट्रांजेक्शन होगी तो कितना टैक्स कटना जी, 10% जी फेयर मार्केट वैल्यू, और दिस टैक्स इज एडजस्टेड। ठीक है जी। और आगे इसने कहा जी कि आपने जमा करवाना है, इसको सिर्फ रीड आउट कर लीजिएगा, इसमें
ज्यादा आपको बात देखने की नहीं है। हाँ, ये अब्जर्प्शन सर्टिफिकेट में आगे जाके इस को जो हाईलाइट कर रहे हैं, ये मैं जब हम आगे रहेंगे तो अब्जर्प्शन सर्टिफिकेट जब प्रॉपर ऑफिशियल पढ़ेंगे तो वहां पे हम मतलब इस तरह के कार्ड है, इसको हाईलाइट कर रहे हैं। ये नमाज से आपको हम सब करेंगे कि ये कैसे बनता है और कैसे इश्यू होता है। आगे का प्लीज आगे आगे एग्जाम्पल आगे कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। इमोल प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, टीम का हम पढ़ चुके हैं 7 में। दिस वन इज इम्पोर्टेंट, ये रूल याद रखिएगा। टू कैश अगर आपने वो फ्लॉर की प्रॉपर्टी दिया तो कॉस्ट आपको अलाउ नहीं हो। 8 का प्लॉट है, 15 का बेच दिया है, तो कैपिटल गेन विल बी 15 मिलियन। कोई भी मोड़ने से आपकी टैक्स नहीं होना और आपको 5% पेनल्टी भी पड़ेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये सिर्फ टेस्ट भी किया है। आगे ये छोटे छोटे सिनेरियोज हैं, कल एक बार दिक्कत क्या है 5 मिलियन ये 5 मिलियन वाला क्या है, 4 मिलियन की प्रॉपर्टी है तो आई कैन पे इन कैश। 4.9 के property I have to pay in cash. 3.5 million I have to pay the to cross check. Whole amount. Whole amount. Because cash to pay the purchase. तो पार्टी यूजुअली अमाउंट उस पर पेनल्टी पड़ेगी। नहीं सारी हो करीब सारे। इस गुड थिंग, ये होना भी चाहिए था। अच्छा जी, ये सारी की सारी आपकी को कॉर्पोरेट टैक्स प्रोटीन है या आपके गवर्नमेंट टैक्स प्रोटीन है, ये सारी कहाँ जानी है? ये सारी सेपरेट लॉ, ये सारी सेपरेट लॉ। अगर अलग आपको सिर्फ जो करंट अमाउंट भी हो उस अमाउंट का फाइन, ठीक है, वो आज के बाद आपको एडजस्ट करके देंगे उसको आप देखें। कंपनी से शेयर नहीं इसके होते, कंपनी टैक्स कोड इशू करती है। लेकिन बात समझे कि मेरी कंपनी है, कैश उसको कैश चाहिए और मैं को शेयर तेरे शेयर खरीद लो, मैं लॉस में कौन मेरे शेयर खरीद देगा? मैं शेयर नहीं खरीदे, मैं को नहीं, मैं आपको टैक्स कोड इशू करता हूँ, इसके ऊपर आपको मार्कअप दूंगा। लोग कहते हैं अच्छा यार हमको पैसा है ना, तो हम इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये कंपनी भी करती है, गवर्नमेंट भी करती है, गवर्नमेंट टैक्स कोड भी। अगर आप इवन स्टॉक एक्सचेंज साइड में जाएंगे तो ये गवर्नमेंट ही अपने बॉन्ड इशू की है। ये इकोनॉमी से असूल होते हैं, गवर्नमेंट लोगों से अपनी सेविंग्स से दिखवाती है। बेसिकली पॉइंट में क्या है, सेविंग्स दिखवाती, ठीक है, वो हमारे कैश है। यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट इतने भी गिल्स हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, आप वहां पे इन्वेस्ट करो, वहां पे आपको रिटर्न मिले, ठीक है। आगे देखो, ये सारी की सारी कहा जाएगी लिस्ट और जहाँ सारी की सारी लिस्ट इज प्रोटीन। आगे देखो, अच्छा ये थोड़ा सा हम देख सकते हैं। एक और चीज आ गई, अच्छा ये हमारी जो ट्रांजैक्शन होती थी ना, तो कुछ लोग कहते थे कि ना हमारे एक्सपेंडिचर कौन से दौर पर जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें ब्रोकरेज एक्सपेंसेस पीएफ से रेट होते हैं, क्योंकि हम खुद काम नहीं करते, हम ब्रोकर की उठा रहे होते हैं। तो ब्रोकर से कहते हैं तुम इतना इतना, ब्रोकर कहते हैं इतनी परसेंटेज है। अब वो कई लोग कहते थे जी कैपिटल गेन मुझे 100 रुपए मैंने बेचे हैं, 80 रुपए की मुझे कॉस्ट ही मिली और मेरा 15 रुपए के एक्सपेंडिचर हो गए, तो मेरा गेन निकलता है 8। तो वहां गवर्नमेंट क्या कर रही है, लॉ ने क्या कर दिया, उसने कहा जी आप सारे एक्सपेंडिचर छोड़ दें, आप एक नोशनल एक्सपेंस तीन एक्सपेंस, नोशनल एक्सपेंस का मतलब है तीन एक्सपेंस, हम समझते कि आपके पेमेंट कितना है, ठीक है। उन्होंने कहा वो क्लियर कर लें। इन केस ऑफ मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शंस
in case involving any security and no share expense. एक्सपेंस हुआ है या नहीं हुआ, ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो share expense equal to कितना expense कैसा होगा, equal to the 0.5% of the sale proceeds and 0.5% of the security cost will be applied instead of actual charge, like brokerage, commission, levy, and other incidental charges. तो बेटा हम ना वेरीफाई करते हैं कि आपने कितने चार्ज दिए, वैसे होते ये वेरीफाई के जब हम लिसिट होने की बात करते हैं, लेकिन लॉ ने इसको खाली उसने कहा कि 0.5% सेल का 0.5% मटेरियल का हम कहते हैं, इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन में अवेलेबल होंगे एक्सपेंडिचर, आप जो देखेंगे नहीं नहीं कीमत है फिर भी 0.5, ज्यादा कीमत है फिर भी 0.5, कम कीमत है फिर भी 0.5, बड़ी कीमत है फिर भी 0.5। जस्ट लाइक ये आगे में इसका बात कहाँ पढ़ चुके हैं, वो भी लोशन वो भी लोशन ठीक है, स्टोरी बेचेंगे सेल करेंगे तब देखेंगे 10.5 गेन जब भी होगा 0.5 तो इस पार्टी आपको प्रेजेंट अलाउ हो जाएगा। अब जी आखिरी बात है जी, ये कुछ हमने स्टोरी में पढ़ी है और सेम हमने बात पढ़ी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी ये नॉन एक्टिव टैक्स पेयर के लिए क्या रेट होगा। कंपनी का सवाल आपको दिखा है, ठीक है, आपको ऐसे पता चलो कि कंपनी का टैक्स रेट है वो दैट इज 29, इसलिए आप 29 था हुआ है, कंपनी का रहेगा तो नहीं रहेगा, लेकिन आपको इंडिविजुअल किलोमीटर मेडिकल आ सकता है, वो छोटा सा सिनेरियो आपसे पूछ सकता है कि नॉन एक्टिव टैक्स पेयर की टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट होगी। वो कोई बच्चों की बात कर रहे हैं, प्लीज पेश कर लेते हैं। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का चैलेंज सिक्योरिटी और बात दोनों में ने एक ऐसी लिखी, ठीक है। अब कहते हैं कि एक मिस्टर ए है जो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर है, अच्छा जी मैं आपको ना कि एक मैं टैक्स क्वेश्चन एक और बनाया है मेजर, तो वो टैक्स क्वेश्चन आज आपको दे वो प्रिजर्व पे कीजिएगा और मैं साथ ही आपको उसका सोल्यूशन भी सेंड कर दूंगा। तो जितने भी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज रहा हूँ प्लीज उसकी हार्ड कॉपी निकाल के उसको अपनी फाइल में लगाते हैं, ठीक है। तो मेहनत से बने होते हैं वो चीजें, यहाँ तो छोटे छोटे सिनेरियोज हैं, तो वो जब मैं मेजर क्वेश्चन बनाता हूँ तो इसका मतलब सारे काफी सारे सिनेरियोज कवर हो जाए। अच्छा नॉन एक्टिव टैक्स पेयर्स आईटी में सर्विस में नॉन एक्टिव टैक्स पेयर का बहुत पूछा नहीं है आई कैप, लेकिन आई कैप है तो लिखा हुआ है एग्जामिनर कैन, हम कहते हैं कि एक मूल प्रॉपर्टी की उसकी जो सेल है वो सेल माइट बी 12 मिलियन और उसकी जो कॉस्ट थी वो थी से हम कह लीजिए कि वो थी आपकी 4 मिलियन थी और हमारी जो गेन आया वो कितना हो गया जी हमारा। अब चूंकि नॉन एक्टिव टैक्स पेयर है तो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर के लिए उसने क्या कहा है, मतलब कंपनी का सेल ब्लॉक का जो एंट्री आती है निकालने कितना होता है 8 मिलियन के ऊपर कितना टैक्स बनता है, नॉन सेल्फ का कैसे निकाल जी टोटल क्या बता रहे, टोटल क्या बता, अगर ये एक्टिव होता तो यहाँ होल्डिंग पीरियड भी देखते हैं, अगर ये एक्टिव टैक्स पीरियड होता तो यहाँ होल्डिंग पीरियड भी देखते हैं, ये भी देखते हैं कि प्रॉपर्टी कब एक्वायर की है 24 से पहले या 24 के बाद,
तो फिर क्या कुल करते हैं नॉन एक्टिविटीज में क्या कर दिया गेट में क्या कर दिया नॉन साइड को 2 6 9 0 और छात्र शर्त क्या कही है जरा आप अगर टेक्निक पढ़े वो 15 पढ़ के कम नहीं होना चाहिए इसका मतलब मिनिमम 15 पढ़ो तो लगना ही लगना है अब 8 का 15 कर इधर 8 का 15 16 लाख बन गया सॉरी 12 लाख बन गया तो ये पहले ज्यादा है तो कौन सा अप्लाई होगा ये अप्लाई अब मैं अगर दूसरी एग्जांपल करूं मैं कौन सी उसकी सेल थी सेल हम दोबारा कहते हैं 12 मिलियन की थी और उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 10 मिलियन था नॉन एक्टिव तो गेन कितना आया 2 मिलियन अब 2 मिलियन के ऊपर एनडीआर क्या बना जी टू मिलियन के ऊपर एनडीआर क्या बना नॉन सेट का अमाउंट का नंबर 2,90,000 आप अगर हम कैलकुलेट करेंगे 2 मिलियन का 15 कितना बनता है 3 लाख वो मिलेगा 15 आपको इसको कौन सा टैक्स देना पड़ेगा इसको 3,000 आप इसको क्लियर हो गया थैंक यू वेरी मच फ्रॉम टुडे कोई सवाल है तो ग्रुप ओपन है तो मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा जी आपको मैं कुछ क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर दूंगा हम अपने सीट पे आ गया हूँ जी और उम्मीद है कि आपको मेरी तस्वीर नजर आ रही होगी आप और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो काफी बच्चों ने आपकी फिजिकल क्लास अटेंड की है तो रिकॉर्ड ऐसे भी आपको मिल जाएगा कोई सवाल होंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो कल बात करेंगे थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज जय हिंद हाँ जी समझ आई